सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 4 में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम फिर से अपनी कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे पिछली कक्षा के बारे में चर्चा करूंगी जो हमने अप्रैल माह में पढ़ा था, पार्ट 1 और पार्ट 2। मुझे विश्वास है कि आपने बुक का और कॉपी का काम पूरा कर लिया होगा। तो अब हम नया पार्ट शुरू करते हैं। ये आपकी बुक है मधु हिंदी पाठमाला। तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ता था। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ बच्चों, आप समझ गए होंगे मैं भारत के महान पुरुष महात्मा गांधी जी के बारे में कह रही हूँ। वे हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और प्यार से उन्हें लोग बापू जी भी कहते हैं। तो बच्चों, उन्होंने जीवन में सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। आजीवन वे उसी पे चलते रहे और उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन और समय के वे बहुत पाबंद रहे। इसी प्रकार वो अपने सही रास्ते पे चलते रहे। इस पाठ में उन्होंने विद्यार्थी जीवन में कक्षा 1 से कक्षा 2, कक्षा 6, कक्षा 7 और विलायत जाने तक किन किन आदर्शों को अपनाया, किन किन गलतियों को उन्होंने सुधार किया, और वो विद्यार्थी को इसी ओर संकेत करते हैं कि बचपन में हमें किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। तो आज हम ये पाठ शुरू करते हैं। पार्ट 3, जब मैं पढ़ता था। ये गांधी जी द्वारा लिखा हुआ पाठ है। तो पहला पैराग्राफ है, मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। ये गांधी जी कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और वे राजकोट के दीवान थे। वे पिता ही उनके सत्यप्रिय, साहसी और उदार चरित्र के व्यक्ति थे और बहुत न्यायप्रिय थे। ऐसी ही शिक्षा बच्चों को अपने माता पिता से मिलती है। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उनकी माता बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करती थी। आगे, मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात में हुआ। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। एक एक कक्षा पार करके मैं हाई स्कूल में आ गया। तो गांधी जी ने ये बात बताई है कि उनके पिताजी जब राजकोट थे तब वो 7 वर्ष के थे और एक एक कक्षा पार करके वो हाई स्कूल में आ गए। आगे पैराग्राफ 3 में, मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। वो कहते कि मैं मंदबुद्धि नहीं था, किंतु मैं बहुत होशियार हूँ, इस बात का भी मुझे कभी गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। कहते थे जब भी कोई मुझे छात्रवृत्ति और इनाम मिलता था तो मुझे आश्चर्य भी होता था, क्या मैं इतना होनहार हूँ। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मेरे हाथों ऐसा कोई काम न हो जिसके लिए मुझे शिक्षक दंड दे, यह मेरे लिए असहनीय था। उन्हें हमेशा अपने आचरण, अपने चरित्र की चिंता रहती थी कि कोई भी काम वो ऐसा न करे जिसके लिए उनको किसी तरह का कोई सज़ा मिले, क्योंकि उन्होंने कहा ये चीज़ मुझसे सहन नहीं होगी। आगे वो कहते हैं, मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की। बच्चों को छोटेपन में कोई भी बात ऐसी हो जाती है जो उनको हमेशा याद रहती है। तो वो ये कह रही है कि एक बार उनको मार खानी पड़ी थी और मैं सज़ा का पात्र समझा गया था। इस बात का उनको बहुत दिनों तक दुख रहा। आगे दूसरी बात, अब इसमें उन्होंने विद्यार्थी जीवन की अपनी सारी बातें बताई, छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा तक आने तक। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। अब वो 7वीं कक्षा में जब आ गए तब की बात है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। हमारी शिक्षा में खेल को शुरू से ही बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मेरा मन में इनमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने
गया ही नहीं था। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह रुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों का अपना अपना शौक़ अलग अलग होता है। उनको व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने सोचा कि मैं नहीं जाता हूँ, तो वो नहीं गए, न क्रिकेट खेलने जाते न व्यायाम करने जाते। पर उनको बाद में लगा कि पढ़ने के साथ साथ एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना भी उतना ही अनिवार्य है। अब यह हमारा पेज नंबर 25 का लास्ट पैराग्राफ है। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चल सका। वो कह रहे हैं कि एक बार 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था, पर घड़ी नहीं थी उनके पास और बहुत अधिक बादल थे, तो उनको समय का पता ना चला। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे ना आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। वो नहीं गए तो उन्होंने बता दिया कि मैं नहीं गया। उन्होंने सच बोला, किंतु उन्होंने उसे नहीं माना, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, बहाने भी करते हैं। तो मुझे दंड भुगतना पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय न था, क्योंकि गलती तो थी, समय पे नहीं गए। पर शिक्षक को नहीं पता था कि सच बोल रहा है, हर एक विद्यार्थी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये अनुमान लगाना भी कठिन होता है। तो सिद्ध नहीं करें। बाद में वो मन मानकर रह गए। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी असावधान नहीं रहना चाहिए। उनको लगा कि यदि मैं सही समय पर जाता, असावधान नहीं रहता, तो आज मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता। कसरत में न जाने मुझे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली थी। उन्होंने सोचा चलो भले ही झूठ ही समझा, पर मुझे कसरत नहीं करना पड़ेगा। ये बच्चों की आदत होती है। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं, इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। उन्होंने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल टाइम के बाद इनका समय आप अपनी सेवा के लिए उपयोग में लाएं। तो इससे उनको आगे व्यायाम करने की ज़रूरत ना पड़ी। अब पेज नंबर 26 में आएंगे। अगला पैराग्राफ है। बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं उन पे आप ध्यान दें। जैसे हेडमास्टर, तो स्पेलिंग को हमें ध्यान रखना है कि कैसे लिखते हैं, और बड़े अक्षरों को बीच बीच में जो शब्द आ रहे हैं, हेडमास्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार। मुक्ति कौन सी मात्रा आएगी। अब ऐसे और भी कई सारे शब्द जितना हमने पढ़ा है पेज नंबर 25 पे, उसमें और कठिन शब्द हैं, इन पे भी आपको ध्यान देना होगा और पाठ को अच्छी तरह रीड करना होगा। आगे हम पाठ को जारी रखते हैं, पेज नंबर 26। अगला पैराग्राफ है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। उन्होंने सोचा चलो व्यायाम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, घूमना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने खुली हवा में घूमना शुरू कर दिया और उन्होंने एक अच्छी आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया, यानी व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। वो शुरू से ही बहुत मेहनती थे, सत्यवादी थे और बहुत सबके आज्ञाकारी थे। तो उन्होंने सोचा ऐसा नहीं कि मुझे व्यायाम नहीं करना पड़ा तो अब मैं कुछ ना करूं। तो उन्होंने क्या किया कि घूमना अपने सेहत के लिए लाभकारी समझा और उन्होंने उसकी ही एक अच्छी सी आदत डाल ली। अब शरीर को व्यायाम ना देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। उन्होंने बोला चलो व्यायाम नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसकी सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, किंतु एक गलती की सज़ा भोग रहा हूँ। कौन सी गलती? मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने लिखावट पर ध्यान नहीं देते, सोचते कि क्या बस मैं सही लिख लूँ नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ाई का एक आवश्यक अंग है लिखावट। सुंदर लिखावट आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है
और आपको अच्छे नंबर भी मिलते। तो बच्चों, आपको भी ये सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये गलती की सज़ा मैं भोग रहा हूँ। कौन सी गलती? विलायत जाने तक ये विचार बना रहा कि सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे सुंदर सुंदर अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। जब व्यक्ति स्वयं अपने को ही देखता रहता है तो उसे कभी किसी चीज़ का आभास नहीं होता, किंतु जब वो आगे जाता है, किसी और से अपनी तुलना करता है, तो उसको लगता है कि ये चीज़ भी मेरी और अच्छी होना थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सोचा कि ये वकीलों की, इनकी सबकी राइटिंग इतनी सुंदर है, काश मेरी भी राइटिंग इतनी सुंदर होती तो आज मुझे ये देखना नहीं पड़ता। जब मैंने अनुभव किया कि मेरे खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए, उनको ये खुद महसूस हुआ कि लिखावट सुंदर नहीं होती है तो हम दूसरे के सामने किस तरह से हमें मतलब कमी महसूस होती है। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। उन्होंने बाद में अपने लिखावट को, अक्षर को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो उनका ये मुहावरा है कि पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है, अर्थात जो चीज़ हम बचपन में बहुत अच्छी तरह सीख जाते हैं वो बड़े होकर सीखना थोड़ा नामुमकिन या असंभव नहीं है, लेकिन कठिन और दुष्कर तो होता ही है। सभी मेरे उदाहरणों से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। ये उन्होंने उदाहरण दिया है कि बचपन में ही, जैसे उन्होंने बताया कि पका घड़ा चाक पर नहीं चढ़ता, अर्थात बड़े होकर किसी कार्य को करने में उससे दुगनी मेहनत लगती है। अतः हम बचपन से ही अपनी लिखावट की ओर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि बचपन में हमारी राइटिंग जल्दी सुधर जाती है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। उन्होंने कहा सुंदर लिखावट चित्रकला से भी आ जाती है। कई बार चित्रों को देखकर, पक्षियों को देखकर जब बच्चा ऐसा शेप बनाना सीखता है तो उससे लिखावट भी उसकी सुंदर होने लगती है और अक्षरों को पहचानना भी जल्दी सीखता है। तभी आपने देखा होगा कि कक्षा 1 में, 2 में आप लोग चित्रों की सहायता से वर्णमाला सीखते हो नर्सरी में। क्यों? क्योंकि चित्रों के माध्यम से आपको क शब्द कबूतर का होता है, ख शब्द खरगोश का होता है, ग शब्द गमले का होता है, तो आपको उन चित्रों के माध्यम से अक्षरों की बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे, तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। उन्होंने बोला कि जब हम चित्रकला सीखकर चित्र बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना भी सीख गए। आगे इसी पेज नंबर 26 का अगला पैराग्राफ है, अब शुरू करते हैं। इस समय के विद्या अध्ययन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय। संस्मरण मतलब जो याद होती है हमारी बचपन में, जो चीज़ें हम याद कर लेते हैं उसको हम संस्मरण बोलते हैं, जो हमारी याद में रह जाती है कुछ चीज़ें। तो उन्होंने बोला इस समय के विद्या अध्ययन के लिए और कुछ बहुत सारी बातें हैं जो उनको याद है और उसका उल्लेख वो करेंगे। 6ठी कक्षा में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। हर कक्षा में आपको अलग अलग चीज़ों का अनुभव होता है। आप सब संस्कृत क्लास 6 से ही सीखते हैं बच्चे ज़्यादातर। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उनके जो टीचर थे कृष्ण शंकर मास्टर बहुत ऐसे थे, तेज स्वभाव के थे, तो विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे वो। उनका ये कहना था कि अब संस्कृत भाषा कठिन है लेकिन अच्छी है और हमारी प्राचीन भाषा है, तो जोर देते थे तो उसको सीखने के लिए। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने क्या करा, गांधी जी ने, मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, संस्कृत की कक्षा छोड़ दी कि मुझे ये नहीं पढ़ना, क्योंकि सरकार स्वभाव तेज है। तो वो क्या करने लगे, फारसी की कक्षा में जाकर बैठने लगे। फारसी के मौलवी बहुत नरम दिल के थे, लेकिन इस बात से संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा जो मौलवी साहब थे वो बहुत नरम दिल के थे,
ये होता है कि कोई सा भी सब्जेक्ट है, टीचर चाहे आपको सख्ती से पढ़ाए चाहे प्यार से पढ़ाए, शिक्षक का एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को उस चीज़ का पूरा ज्ञान हो। पर बच्चे सोचते हैं कि जो चीज़ आसानी से सीखे वही कर ले, तो उनको उनके शिक्षक को बहुत दुख हुआ कि वो संस्कृत की कक्षा क्यों छोड़ के चले गए। उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने शिक्षक को जब पता चला तो उन्होंने समझाया कि मैं तो अच्छी संस्कृत आपको सिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे, मतलब इतनी आनंद आएगा आपको, इतने अच्छे अच्छे काव्य की रचना पढ़ोगे। पर कब? तब आप सीखोगे, जब आप संस्कृत सीख जाओगे तब आपको पढ़ने को पढ़ पाओगे ना किसी चीज़ को। तुम्हें यूँ हारना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की उम्र तो होती है मेहनत करने के लिए, विद्यार्थी जीवन ही मेहनत के लिए होता है। तुमको हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम संस्कृत पढ़ने के लिए फिर आके बैठो संस्कृत कक्षा में। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ। देखो, पहले जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थी, वो उनको जब आनंद आया, सीख गए, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी ना सीखा होता। सही बात है, यदि उन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं करते मास्टर के जी के कहने पे, तो वो उस चीज़ को छोड़ती होती। और आज जो चीज़ का उनको आनंद आ रहा है, इसलिए उनको बड़े होकर इस चीज़ का एहसास हुआ। तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस ना ले पाता, अब उनको संस्कृत जब काव्य और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी उन्हें, तो उन्हें बड़ा आनंद आया। पर उसके लिए जब सीखे तब की बातों में हमेशा याद आती। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी का स्थान होना चाहिए। तब उन्हें लगा कि हमारा जो अध्ययन है, भारतवर्ष का जो पढ़ाई है, उसमें हमारी मातृभाषा के अतिरिक्त हमें हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी का स्थान होना चाहिए। तो अंग्रेज़ी तो आजकल आप सीखते ही हो, और अरबी फारसी के शब्द हमारे हिंदी के सभी पाठों में कहीं ना कहीं आपको मिलीजुली भाषा मिलती ही है, और उन शब्दों का हम पढ़ते हैं। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। नहीं कि मैं कितनी भाषा पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, नहीं। हमें सब भाषा को, जब हम किसी चीज़ को पढ़ने की, सुनने की इच्छा रखते हैं, तो हम उस चीज़ को सीखने लगते हैं। जब हम किसी चीज़ को लगन से सीखते हैं, तो उसमें हमारा और मनोबल बढ़ता जाता है, और हम उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने लगते हैं। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सभी विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने को बोझ हम पर ना हो, तो ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। उन्होंने कहा किसी भी भाषा को, जैसे हम पद्धति पूर्वक मतलब सिलसिले से, हम वर्णमाला पढ़ते हैं, फिर उन शब्दों को मात्राएं सीखते हैं, फिर दो दो शब्द सीखते हैं। इस प्रकार हमको हर भाषा शुरू से हम पद्धति से या सिलसिलेवार पढ़ें, तो हमें कोई भी भाषा कठिन नहीं लगेगी, ना ही बोझ लगेगी। तो ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है, उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। उनका कहना है कि शास्त्रीय पद्धति का मतलब होता है कि जिस प्रकार भाषा को सिखाया जाता है, जिस क्रम में सिखाया जाता है, वर्णमाला से, मात्राओं के माध्यम से, हर भाषा की अपनी अपनी पद्धति होती है। तो उससे क्या होता है, सीखने की पद्धति से उसे हर भाषा का ज्ञान बड़ा सुलभ हो जाता है, आसानी से। सुलभ यानी आसानी से। तो बच्चों, ये हमारा मोहनदास करमचंद गांधी जी का पाठ यहीं समाप्त होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा, यहाँ पर 4 बिंदु भी दिए हैं, जैसे सदाचार, कि हमें विनम्र होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, अब कितने भी होशियार हो, और अपनी गलतियों को हमें स्वीकार करना चाहिए, और गलतियों को स्वीकार करके उसमें सुधार भी करना चाहिए। फिर दूसरा, इसमें और चीज़ जो बताइए कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, खेलना आवश्यक है,
और घूमना भी आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट है भाषा। हमें अपनी भाषा के साथ साथ और भाषाओं का भी ज्ञान हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी भाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी इन भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम आगे पाठ की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर प्रश्न नंबर 1 पढ़िए। ये कुछ पाठ में आए कठिन शब्द हैं, इनको आप घर में बोल बोल कर अच्छे से उच्चारण के साथ, सही उच्चारण के साथ पढ़ें और इन कठिन शब्दों को लिखने का प्रयास भी करें। जैसे स्वभाव, तो आप इसको बहुत सुंदर अक्षर में लिखें और देखें। इतने शब्द यदि हर पाठ से आप 10-12 शब्द सीखते हैं तो आपकी हिंदी में काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो बच्चों, ये पहला कठिन शब्दों को आप लिख कर देखेंगे और इसको उचित उच्चारण के साथ पढ़ना भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। ये हमारा ओरल प्रश्न है। तो इनका तो हमने अभी पाठ में पढ़ा ही है। गांधी जी के पिता का स्वभाव कैसा था? वो बहुत उदार चरित्र के, न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति थे। विद्यार्थी के रूप में गांधी जी का आचरण कैसा था? वो बहुत ही सच बोलने वाले और सही राह पर चलने वाले थे और उनको कोई भी बात, उनसे गलती हो जाने पर उनको बुरा लगता था। ये हमारे मौखिक ओरल प्रश्न हैं। विलायत जाने तक कौन सा विचार गांधी जी के मन में बना रहा कि पढ़ाई लिखाई में सुंदर लिखावट का कोई महत्व नहीं है, किंतु उन्होंने जब वहाँ जाकर वकीलों, डॉक्टरों की सुंदर राइटिंग देखी तब उनको ये चीज़, उनके मन से भ्रम दूर हो गया और उनको लगा कि मुझे अपनी लिखावट को भी सुधारना चाहिए। सोचिए, मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों, इसको आप खुद सोचो, समझो कि अपने आचरण को सुधारने के लिए गांधी जी किन किन बातों को अपनाएंगे। गांधी जी की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी कि हमें ये अपनाना चाहिए। अब है हमारा प्रश्न नंबर 1। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको खाली स्थान दिए गए हैं और ये बॉक्स में आपको ऑप्शन भी है, स्वास्थ्य, इनाम, आचरण, 4 बजे। तो सबसे पहला है प्रश्न नंबर 1। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य पूरे कीजिए। अब मैं यहाँ पर इन जो वाक्य दिए हैं उसके केवल आपको सही आंसर लिखवाऊंगी। पहला है, अपने देश की मुझे चिंता रहती थी। तो उन्हें किसकी चिंता रहती थी? तो इसका उत्तर आएगा आचरण। नंबर 2, खुली हवा में घूमना देश के लिए लाभकारी होता है। तो किसके लिए लाभकारी होता है? अभी हमने पाठ में पढ़ा, स्वास्थ्य के लिए। तो आंसर नंबर 2 है हमारा स्वास्थ्य के लिए। नंबर 3, एक शनिवार को शाम देश के लिए व्यायाम के लिए जाना था। एक शनिवार को देश व्यायाम के लिए जाना था। तो इसका उत्तर आएगा 4 बजे। लास्ट वाला है घ, देश या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। तो इसका उत्तर है इनाम। चलिए अब पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 2। पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर उन्होंने एक पैराग्राफ दिया, एक गद्यांश दिया है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें से जो उत्तर दिए गए हैं उसके उत्तर हमें लिखना है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें न लगता था,
खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। अब यह हमारा था पैराग्राफ। अब हम इसके लिखेंगे उत्तर। जो प्रश्न दिए गए हैं इससे संबंधित उसके उत्तर हम लिखेंगे। ये प्रश्न ये आपको बुक में ही करना है। जो जगह दी गई है इसी में आपको इसके उत्तर लिखना है। क, मुख्याध्यापक ने क्या अनिवार्य कर दिया था? तो क्या चीज अनिवार्य की थी उन्होंने? क्रिकेट और व्यायाम को। व्यायाम को। प्रश्न नंबर 2 ख, लेखक को किस गलती का अनुभव हुआ? ख, इसका उत्तर है व्यायाम और न खेलने की गलती का। व्यायाम और न खेलने की बच्चों ये आपको बुक में ही करना है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। प्रश्न नंबर ग, पढ़ने के साथ साथ क्या जरूरी है? तो पाठ के अनुसार हमने देखा था, उसका उत्तर है खेल और व्यायाम भी जरूरी है। पंक्तियों में आए संयुक्त व्यंजन वाले शब्द चुनकर लिखिए। संयुक्त मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे क प्लस श, त प्लस र, त्र। तो ऐसे जब दो व्यंजन मिलते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस पंक्तियों में आए संयुक्त व्यंजन है हमारे कक्षा, और दूसरा है छात्रों। अब आपने बच्चों लिख लिया होगा। अब मैं अगला प्रश्न आपको बताती हूँ। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये भी आपको बुक में ही करना है। अगला पेज नंबर 29 पे ये प्रश्न नंबर 3 है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये भी आपको बुक में ही लिखना है। तो मैं इसको अब रब करती हूँ। पेज नंबर 29 और प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये भी बुक में ही करना है आपको। यहाँ जगह दी हुई है। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब, इसका मैं केवल उत्तर लिखाऊंगी बच्चों। 2 अक्टूबर 1861
2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। कुछ शब्दों में है इसलिए यह हम संक्षिप्त उत्तर ही लिखेंगे। ख, कृष्ण शंकर कौन थे? तो हमने पाठ में पढ़ा संस्कृत के शिक्षक। इसका उत्तर है संस्कृत के शिक्षक। ग, प्रश्न है ग, संस्कृत के शिक्षक और फारसी के शिक्षक में क्या अंतर था? इसका उत्तर है संस्कृत के शिक्षक आप लोग भी सुंदर राइटिंग में साथ साथ लिखे बच्चों, कड़े मिजाज के और फारसी के नरम दिल के थे। कड़े के और फारसी के नरम दिल के थे। आप छोटे अक्षरों में लिखो, जगह वहाँ पर कम है इसलिए आप छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं। प्रश्न घ, ये आखिरी प्रश्न है। मातृभाषा के अतिरिक्त और कौन सी भाषाएं हमें जाननी चाहिए? तो हमने सीखा है उसमें हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी। फारसी, अरबी और अंग्रेजी। तो ये हमारे कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, यहीं पर पूरा हुआ है। प्रश्न पेज नंबर 29 पे है। प्रश्न नंबर 4, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये आपके कॉपी में लिखाए जाएंगे, क्लासवर्क कॉपी में, जो हम आपको अगली कक्षा में करवाएंगे। ये 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों को हम आपकी अगली कक्षा में कॉपी में लिखवाएंगे। तो पेज नंबर 30 पर आइए। अगला है पेज नंबर 30। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। ये मौखिक है, ओरल है। जैसे उन्होंने लिखा है क, मैंने आपको पाठ में समझाया था, पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। तो इसका उत्तर आएगा, इसका अर्थ है कि जो बात बचपन में सीख ली जाती है वो बड़े होकर सीखना थोड़ा कठिन होता है। सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। यदि उन्होंने कहा कि हम सच बोलते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं, तो हमें हमेशा सचेत रहकर सावधानीपूर्वक समय पर काम करना चाहिए, ताकि हमें कोई ये ना समझे कि हम सच नहीं बोल रहे हैं।
अब इसी पेज पर व्याकरण संबोध, ये भी हम बुक में करेंगे। प्रश्न 1, आ जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। इसमें जिन शब्दों में अ उपसर्ग लग जाता है तो वो शब्द उसका विलोम हो जाता, उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता है। जैसे रुचि, रुचि में हमने अ जोड़ा तो वो हो गया अरुचि। दूसरा है सावधान, सावधान में हम अ जोड़ेंगे तो उसका विलोम हो जाएगा असावधान। तीसरा है सत्य, सत्य में अ जोड़ के ये शब्द बनेगा असत्य। अगला है दूसरे साइड क्षर, क्षर, उसमें अ जोड़ेंगे तो बनेगा अक्षर। सहनीय, सहनीय में अ जोड़ेंगे असहनीय। अगला है न्याय, न्याय में अ जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसका विलोम शब्द अन्याय। प्रश्न 2 है, अब आपने उतार लिया होगा, मैं प्रश्न 2 कराऊंगी व्याकरण संबोध का। प्रश्न 2, लिंग बदलिए। अब इसमें हमें जेंडर चेंज करना है, लिंग बदलना है। तो माता का पिता, मुख्याध्यापक का है मुख्याध्यापिका। बच्चों मैं केवल उत्तर लिख रही हूँ। मुख्याध्यापिका, मैं आपको पहचान बता दे रही है। कठिन शब्द, इसमें पूरे शब्द में आखिरी के 2 शब्दों में प में छोटी की मात्रा और क में आ लगा देंगे तो ये आपको आसानी से सीख सकते हो आप। बाकी शब्द सेम वही रहेगा। नवयुवक, इसका आएगा नव युवती। क की जगह ती लिखना बस हमें, नव युवती। बड़े शब्दों को आपको ट्रिक से सीखना चाहिए और ये पहचाने। क की जगह हमें अंतिम शब्द ती लिखना है, बड़ी की मात्रा। शिक्षक, इसका उत्तर है शिक्षिका। प्रश्न 3, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक अर्थ के 2, एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ। रस, रस का मीन्स होता है आनंद, और दूसरा मीनिंग होता है उसका फलों का रस। तो ये उदाहरण तो उन्होंने उसी में दिया है और इसके केवल हमें अर्थ लिखना है, वाक्यों में प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है प्रश्न 3 का दूसरा है घड़ी। घड़ी, घड़ी है समय, और दूसरा है एक यंत्र। घड़ी हम एक यंत्र को भी कहते हैं। पात्र, पात्र यानी बर्तन, और नाटक के पात्र, और योग्य भी होता है इसका एक मीनिंग कि वो इसके पात्र हैं या वो इसके योग्य है।
प्रश्न 4, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क, वे राजकोट के दीवान थे, इसमें सर्वनाम शब्द है वे। ख, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था, इसमें सर्वनाम शब्द है मैंने। ग, उसे संदेश मिला, इसमें सर्वनाम शब्द है उसे। घ, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, इसमें सर्वनाम शब्द है उनका। बच्चों, ये पार्ट की पूरी बुक की एक्सरसाइज हो गई हमारी पेज नंबर 31 तक। और एक आखिरी एक्सरसाइज है इसकी शब्दार्थ, वो आपको बुक से अच्छे से याद करना है, लिख के देखना है। प्रश्न नंबर लास्ट है शब्दार्थ, तो आप इसको आप लर्न फ्रॉम बुक, सारे शब्दार्थ आपको बुक से पढ़ना है। तो ये आपका शब्दार्थ, इसी तरह हमारा ये पार्ट पूरा होता है और आप इस पार्ट को अच्छे से और रीड करेंगे, समझेंगे और पूरी एक्सरसाइज को पढ़ के याद भी करेंगे। धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।